हमारे साथ मौजूद है राजकुमार भाटिया, जो कि दिल्ली के बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। हाल ही में हुए दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस में ये आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे और मैं आपका ईट माय न्यूज़ चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। Uh, During my college days, I was in ABVP, but then उस समय मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। केवल स्टूडेंट इश्यूज को लेकर ही मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, ऐसा भी मन में नहीं था। लेकिन जब कॉलेज के बाहर निकले तो फिर लगा कि समाज का काम करने के लिए राजनीतिक पैंठ होना बहुत जरूरी है। तो उस समय से ही लग गया था कि राजनीति और सामाजिक कामों में एक गहरा सा नाता है, तो उस नाते मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली थी। ऐसे बहुत से युवा हैं और स्टूडेंट्स हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगी और अगर उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, राजनीति कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि कोई ज्वाइन करे और वो कर लेगा। राजनीति करने से पहले गढ़ने की जरूरत है और गढ़ने से पहले पढ़ने की जरूरत है। तो जो भी युवा राजनीति में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले राजनीति को समझ लें कि राजनीति महज टूल नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई ताकत नहीं है। राजनीति लोगों की ताकत है, जिसके माध्यम से आप समाज के लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकते हैं। अगर ऐसी सोच के साथ राजनीति में आते हैं तो फिर रास्ता सुगम है, और अगर आप उसे टूल बनाकर राजनीति में आना चाहते हैं तो फिर आगे रास्ता जो है अंधेरा है और आगे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया है और आपकी एक बहुत फ़ेमस एनजीओ है रोटी बैंक, तो इसकी क्या कहानी है? आपने ये कब निर्णय किया कि आपको ये शुरू करनी है? क्यों शुरू की और आपने इसके माध्यम से आप क्या-क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने रहीम जी का एक दोहा सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हो सकता है उस समय ये जो पानी का जो मामला है वो जल को लेकर रहा हो, लेकिन मेरे को ये लगता है कि राजनीति में रहते हुए और समाज में रहते हुए अगर आपकी आंख में दूसरे के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, इमोशंस नहीं है, और जिसको कहते हैं कि नमी नहीं है, तो उसके बिना सब सुना है। मैंने कब शुरू किया, एनजीओ कैसे शुरू हुआ, मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन शुरू से मैं बच्चों के लिए काम किया करता था जी। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो पढ़ाई ना करने की वजह से अलग अलग काम धंधे में आ जाते थे, उनके लिए काम किया करता था। 2015 एक वाकया है, एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, कि एक व्यक्ति मेरे पास काम मांगने के लिए आया था, मैं उसे काम नहीं दे पाया। मैंने ऐसा सोचा कि इसे कुछ पैसे दे दिए जाएं, उसकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि अगर आपको कुछ देना है तो आप मुझे खाना खिला दीजिए। और जब मैंने उसे एक वेंडर से खाना खिलाया तो मुझे लग गया कि रोटी की जरूरत पैसे से बहुत ज्यादा होती है। उसी दिन रोटी बैंक स्टार्ट करने का निर्णय हो गया था, उसकी आधारशिला रखी गई थी और साथियों के साथ मिलके उसको शुरुआत की, और धीरे धीरे वो रोटी बैंक एक बड़ा रूप ले गया, और उतना बड़ा रूप ले गया जो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। तो रोटी बैंक के थ्रू आप लोगों को गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक आपने कितने लोगों को खाना खिलाया है और ये खाना उन तक पहुंचता कैसे है? नहीं, देखिए, मैं नहीं खिलाता हूँ, खिलाते तो लोग ही हैं और एक बड़ी टीम है। और रोटी बैंक केवल ब्रिजिंग का काम करता है, एक पुल है हैव और हैव नॉट के बीच में, जिसे मैं नहीं खिलाता हूँ। लोग ऐसे सोचते हैं कि रोटी बैंक राजकुमार भाटिया चलाता है। रोटी बैंक एक बहुत बड़ी टीम चलाती है। हम घरों से, स्कूल से, और कुछ एक हमारे पास हाउसेज हैं, ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो लगातार हमें रोटी का कंट्रीब्यूशन देते हैं। उस रोटी पैकेट में 3 रोटीज होती हैं, सूखी सब्जी होती है या अचार होता है। सिल्वर फॉइल में लपेट के हम लोग उसको उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको उनकी जरूरत है। उनमें कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, रिक्शा पुलर्स है, या वो लोग जो भूख से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको खाने की जरूरत है, वहां तक पहुंचाते हैं।
और 5 साल हो गए रोटी बैंक को। 23 जून 2015 में शुरू हुआ था और 5 साल के अंतराल के बीच जाने के बाद अभी तक जो ईश्वर की कृपा से, मैं तो इसे ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि उसकी कृपा से रोटी बैंक के माध्यम से लगभग 19 लाख लोगों को हम सम्मान सहित भोजन करवा चुके हैं। और इस 19 लाख लोगों को भोजन पहुंचाने तक में कहीं भी रोटी बैंक टीम के किसी व्यक्ति की आपको फोटो नजर नहीं आएगी। जो मेन टीम है, कार्यकर्ता की तो फोटो नजर आती है, लेकिन कहीं भी हम लोगों की फोटो अगर वैसे कोई खींच ले तो अलग बात है, हम लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं इसमें। और प्रधानमंत्री जी ने इस रोटी बैंक की सराहना अपने मन की बात में की। उन्होंने इसको रेप्लिकेबल मॉडल बताया और ये कहा कि ऐसे रोटी बैंक पूरे देश में खुलने चाहिए। बहुत 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 बेहतरीन। आपने भूख की बात की तो इससे मुझे ध्यान में आया कि अभी देश बहुत ही विपदा से गुजर रहा है। वी आर ऑल गोइंग थ्रू कोरोना वायरस टाइम्स और इस समय सबसे ज्यादा जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो है माइग्रेंट लेबर्स और गरीब लोग जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या दिल्ली सरकार इसके लिए सही कर रही है और क्या आपके हिसाब से इन लोगों को अपने गांव जो दूसरी शहर है वहां तक भेज दिया जाना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन 25 तारीख को स्टार्ट हुआ था और अगर ध्यान दें तो 27 और 28 मार्च ही थी जब दिल्ली से माइग्रेंट लेबर ने दिल्ली छोड़ना स्टार्ट किया था। लोग पैदल ही घरों की तरफ चल पड़े थे और उसी दौरान हमने कोविड के दौरान रोटी बैंक की रसोई स्टार्ट की थी। और सरकारें भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन जब आपदा काल होता है, जब ऐसी स्थितियां होती हैं, जब देश पर आपदा होती है, अब तो पूरे विश्व पर आपदा है, तो इसमें सरकारों के काम पर सवाल उठाना उचित नहीं है। सरकार जितना भी कर पा रही है, जैसे भी कर पा रही है, वो सब विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, नो कमेंट्स है इस पे। लेकिन इस समय हम सबका एक ही पर्पस होना चाहिए कि ताकि कोई भूखा ना रहे। और जितने माइग्रेंट्स हैं, जिन जो लोगों की जरूरतें पूरा करते थे, वो जरूरतमंद हो गए इस आपदा काल में। तो मेरा ये मानना है कि उन सब लोगों तक खाना पहुंचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आप खाना, कल अक्षय तृतीया थी परसों, तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो अन्न का दान कीजिए। मैं दान नहीं कहता, अन्न का सहयोग कीजिए। एक भी व्यक्ति अगर आपने किसी भूखे तक अन्न पहुंचा दिया तो वो आपके लिए तीर्थ के समान है। सरकारों की बात है, सरकारों की बात पर चर्चा फिर कभी होगी। जी बिल्कुल, बट ये तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि कैसे राज्य और केंद्र सरकारें एक साथ मिलके काम कर रही हैं इस विपदा के समय पे। तो ये काफी अच्छा है। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू होप टू अ लॉट ऑफ इसका इसका पीपल। जो मैं श्रेय है वो भारत के शीर्ष नेतृत्व को देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। उन्होंने सब सरकारों को साथ लेकर, उन्होंने पहले एक माइंडसेट तैयार कर दिया कि सबको मिलकर काम करना है। उन्होंने अपने पहले एड्रेस में ही कहा था कि सरकारों को और लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। आज चाहे वो सरकार भाजपा की है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, वो रहेगा, विचारधारा का गैप है। और नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से भी कहा है कि हर विधानसभा में, चाहे वहां पर हमारी सरकार है या नहीं है, 1000 परिवारों तक किट पहुंचाना और हर कार्यकर्ता को कहा है कि वो 10-10 लोगों को भोजन करवाए। इस नाते सब जगह काम हो रहा है। जी, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा और जो हर देशवासी का भी सवाल है कि आपके हिसाब से ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और आगे आने वाले 6 महीने आम आदमी की ज़िंदगी में जो ये सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, तो हमारी आगे आने वाले 6 महीने कैसे दिखेंगे? लॉकडाउन कब तक चलना चाहिए, इसमें मेरा हिसाब नहीं काम करेगा। इसमें सरकारों की परफॉर्मेंस, लोगों की नियम को पालन करने की क्षमता, डब्ल्यूएचओ के पैरामीटर्स और
कोरोना महामारी का प्रकोप कितने समय तक रहता, उतने समय तक लॉकडाउन रहना चाहिए। हाँ, पहली बारी ऐसी महामारी पूरे विश्व पर आई है। अगर पहले कोई ऐसी बीमारी आती थी तो विश्व का कोई देश एक दूसरे की सहायता करता था। आज कोई भी सहायता करने के क्षमता में नहीं है। तो जितना लॉकडाउन का हम पालन करते हुए इससे बच पाएंगे, वहां तक तो लॉकडाउन चलेगा। इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक हैं। सरकारें अभी उस पर भी विचार कर रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार तय करे, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लोगों को उसका पालन करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। मेडिकल सिस्टम जो है वो भी अभी कमजोर पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी कभी विपदा आई नहीं है। तो जितना मेडिकली लोग कम पहुंचेंगे, उतनी जल्दी मेडिकल सिस्टम भी दुरुस्त हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे लगेगी अगले 6 महीने हमें? शायद आपके हिसाब से क्या जिंदगी जैसे पहले थी वैसे हो पाएगी, या सोशल डिस्टेंसिंग हमारी एक नई रियलिटी बन रही है? कल मन की बात में जब प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो मास्क है, अब ये आपके कल्चर्ड होने का परिचय दिया करेगा, आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि आप कल्चर्ड हैं या नहीं। ये फैशन नहीं रहने वाला है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और एक एक बात भारतीय संस्कृति में पहले से ही डिफाइन है। मान लीजिए छींकना जो है वो हम प्रकृति में है, छींक आएगी, सबको आएगी। और दूसरे की तरफ मुंह करके छींकना ये विकृति है जी, ये गलत बात है। लेकिन अपने मुंह को ढककर, कपड़े से ढककर छींकना ये संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति में ऐसी बहुत सारी बातें पहले से डिफाइन थी, जिसका इस कोरोना काल में हमें आत्म मंथन करने का अवसर मिला है। और हम सब मिलकर आगामी जो हमारा जीवन शैली है उसको इस दौरान जो जो सीख मिली है उससे तय करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग भी उसका एक पार्ट है। हमें दूसरे को कितना छूना है, कैसे छूना है। हमारी संस्कृति में शुरू से नमस्कार करने की आदत थी, हैंडशेक की आदत नहीं थी। आज पूरे विश्व ने उसे मान लिया है। आमने सामने बैठ के खाना खाने की बात थी, हम पहले बैठते थे तो आमने सामने बैठते थे, आज पूरे विश्व ने उसे मान लिया है। तो इस प्रकार की जो नई बातें उभर के आई, ये नई नहीं है, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी डिफाइंड है। आज भारतीयता को अवसर मिला एक, इसे हालांकि अवसर तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीयता के नाते पूरे विश्व को सीखने का अवसर मिला कि जो भारत की संस्कृति में था, जो शास्त्रों में था, वही सर्वमान्य होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से भारत देश ने, भारत के गणतंत्र ने, इंडियन रिपब्लिक ने पूरे विश्व के सामने मॉडल पेश किया है अपने आप को कंट्रोल करने का, जनता को कंट्रोल करने का, वो सारे विश्व को पता चल ही गया है, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पे आके हमारे व्यूअर्स से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू जी।